स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। न्यूज पंच में करेंगे खबरों की पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का। तो सबसे पहले न्यूज पंच के जरिए आपको लेकर के चलेंगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब खत्म होगा गुंडा राज। जी हां, इस पूरी खबर पर विस्तार के साथ करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा सत्र चल रहा है वहां पर और भी कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं। इसके अलावा एक और खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे ईवी से जुड़ी हुई खबर, जो फायदे वाली है ईवी पॉलिसी। जी हाँ, इस पॉलिसी से आपको कैसे मिलने वाला है फायदा और कल का दिन आपके लिए क्यों है बहुत ही महत्वपूर्ण, विस्तार के साथ बताएंगे। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी ऐतिहासिक समझौते से जुड़ी हुई। जी हां, ऐतिहासिक समझौता डन। कौन कौन से दो राज्य हैं जिनके बीच में ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है, विस्तार से करेंगे इस खबर की भी बात। और एक और खबर न्यूज पंच के जरिए जो रहने वाली है वो होगी फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, क्योंकि फीफा में ब्राजील ने तोड़ दिया है जापान का सपना। जी हां, विस्तार से इस खबर पर भी डालेंगे नजर। तो आइए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ विधानसभा में सोमवार को महत्वपूर्ण बिल पास हुए जो राज्य के विकास और जनता के विश्वास के लिहाज से बहुत अहम माने जा रहे हैं। सोमवार को पास हुआ द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026। इसमें दंगों, हिंसा और एंटी सोशल एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए कई बड़े और कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। बिना ट्रायल के 12 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान भी इसमें शामिल है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के ढांचे में बड़े बदलाव करते हुए 2 अहम संशोधन विधेयक भी बंगाल विधानसभा में पारित हो गए हैं। इस पूरी खबर पर विस्तार से करेंगे बात अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर इन महत्वपूर्ण विधेयक के प्रावधानों पर। सबसे पहले बात गुंडा राज की करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में अब होने वाला है खत्म, क्योंकि गुंडा राज पर लगेगा ब्रेक और विधानसभा से इस विधेयक को मिल गई है मंजूरी। जी हां, अहम विधेयक जो कि पास कर दिया गया पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार के दिन। सोमवार का दिन बहुत ही खास रहा पश्चिम बंगाल की जनता के लिहाज से, और साथ ही साथ गुंडों पर अब किस तरह से कमान कसी जाएगी उसको लेकर के ये नया बिल पास हुआ है। अवैध कब्जा, हिंसा और संगठित अपराध इस बिल के दायरे में आते हुए नजर आएंगे, यानी कि अब अपराधियों की खैर नहीं होगी। सरकार को निवारक हिरासत का अधिकार पूरा ये बिल देगा। कानून व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार का है, और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिल कल सोमवार के दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जो महत्वपूर्ण बिल है इसमें क्या क्या प्रावधान है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान साफ तौर पर ये बिल देता है, और इसके अलावा बिना ट्रायल 12 महीने तक हिरासत में भी अपराधी रह सकता है। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती डीएम और एसपी को हिरासत का पूरा अधिकार ये बिल देता हुआ नजर आता है, यानी कि डीएम और एसपी को हिरासत का पूरा अधिकार होगा। और इसके साथ साथ दंगा, उगाही, संगठित हिंसा पर सीधे रोक लगती हुई नजर आएगी, यानी कि पश्चिम बंगाल में अब अपराधियों की खैर नहीं है। जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो वो अब कड़े कानून के दायरे में आता हुआ नजर आएगा। दोषियों की संपत्ति जब्त और नीलाम भी की जा सकती है। तो अब अपराधियों को जरा सचेत होना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण बिल पास कर दिया गया है। अब एक और बिल की से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ कर लेते हैं साझा, क्योंकि ये है ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 2 बिल जो कि विधानसभा में पास कर दिए गए हैं। जी हां, विधानसभा से ये बिल पास हुए हैं। विधानसभा से ओबीसी संशोधन बिल को पास कर दिया गया है, मंजूरी मिल गई है, और 186 मतों के समर्थन से ये बिल पास हुआ है पश्चिम बंगाल विधानसभा से। इसके अलावा ओबीसी के दोनों श्रेणियों में साफ तौर पर यहां पर बदलाव ये बिल करता हुआ, जो संशोधन बिल है ये बदलाव करता हुआ नजर आता है। ओबीसी लिस्ट से 113 समुदाय हटे हैं, और इसके अलावा आपको याद होगा कि ओबीसी को लेकर के किस तरह से पश्चिम बंगाल में एक समय में सियासी घमासान भी मचा था, लेकिन अब शुभेंदु सरकार साफ तौर पर ओबीसी को लेकर के अब सूचीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है। नए विधेयक में शेड्यूल 1 हटाने का साफ तौर पर प्रस्ताव नजर आता है। ओबीसी से जुड़ा दूसरा संशोधन विधेयक क्या है?
कि दूसरा संशोधन बिल है उसे भी पारित कर दिया गया है। बिल में ओबीसी सूची पर आपत्ति या फिर अधिकार, जी हाँ, इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो एक और संशोधन है उसे भी कल विधानसभा में पास कर दिया गया। नागरिक सीधे सीधे आयोग से शिकायत इस पूरे मामले में कर सकते हैं, यानी कि आयोग की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। आवेदन और आपत्तियों की जांच भी होगी। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार विकास की बयार है और ऐसे में जो विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है ये तो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की बात करें या फिर अब गुंडों की खैर नहीं और उससे जुड़ा हुआ प्रिवेंटिव जो बिल पास हुआ है उसकी बात करें। देखिए, एंटी सोशल एक्टिविटीज जो बिल है उस बिल का नारा यही है कि गुंडा मुक्त बंगाल, गुंडा मुक्त बंगाल। यही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल जब इस बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ उसके ऊपर जब उन्होंने अपनी जो वक्तव्य उन्होंने पेश किया तो उस वक्तव्य में साफ तरीके से एक बात है कि जिस तरीके से वक़्फ़ आंदोलन में या फिर सीए जब यहाँ पर सीए की जब बात चली थी तब जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा गया था उसको ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बंगाल की आप हिस्ट्री देखें 2019 से पिछले 7 सालों में ये ऐसी घटनाएं बहुत सारी ज़्यादा हुई है कि जहां पर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज यानी कि या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज है जैसे रेल, उसके ऊपर बहुत सारे तोड़फोड़ हुआ है और जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। कल एक भावुक मूवमेंट भी कल हुआ था विधानसभा में, क्योंकि वहां पर हरगोविंद दास की फैमिली वहां पर मौजूद थे। सीएम ने खुद उन खड़े होकर कहा कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है, आप ये फैमिली उसका प्रमाण है। हरगोविंद दास जो 2025 में जो वाकअप जो मूवमेंट हुआ था वो वाकअप मूवमेंट को ढाल बनाकर हरगोविंद दास और उनके बेटे को मारने की जो आरोप है उसके लेकर सिर्फ हिंदू होने के कारण उनके फैमिली के ऊपर ये हमला हुआ था, ऐसा ही कहना है। तो इसी को चलते ऐसी बहुत सारे घटनाएं हैं जिसको सामने रख के ये बिल काफी जरूरी था। और साथ ही साथ जो आने वाले दिनों में है जो सीएम की बयान से जो पता चल रहा है, उन्होंने कहा कि शेख शाहजहां, जहांगीर खान, कैनिन के शौकत मोल्ला, ऐसे जो लोग जो पॉलिटिक्स में आए थे जिससे पॉलिटिक्स का एक क्रिमिनलाइजेशन हुआ था उसको रोकना है। तो उसके चलते इस संदर्भ में हुमायूं कबीर जो हाल ही में एक विवादित बयान दिए थे, हुमायूं कबीर का जिक्र भी वहां पर हुआ और हुमायूं कबीर को उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हुमायूं कबीर को और सौरभ, ये जो महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं ये साफ तौर पर जनता के विश्वास को दर्शा रहे हैं और शुभेंदु सरकार के विश्वास को भी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे विधानसभा के माध्यम से या फिर जनता के बीच पहुंच करके वो तमाम वादे अब पूरे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर है दो राज्यों के बीच हुए जल समझौते से जुड़ी हुई। जी हाँ, राजस्थान और हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान और हरियाणा के बीच ये अहम समझौता हुआ है। यमुना जल बंटवारे को लेकर करीब 3 दशक से चला आ रहा जो गतिरोध है वो अब समाप्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों ने यमुना जल परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। समझौते के तहत 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते को लागू करने पर सहमति बन गई है। इसके अनुसार राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल मिलेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस समझौते के बारे में। तो इस समझौते के माध्यम से 32 साल का सूखा अब खत्म हो गया है, यानी कि 32 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है, क्योंकि हरियाणा राजस्थान के मध्य हुआ है ये अहम समझौता। दोनों राज्यों के बीच था जल विवाद, लेकिन ये विवाद अब सुलझ चुका है और संवाद से ही समाधान यहाँ पर निकलता हुआ नजर आया। एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर दोनों राज्यों के माध्यम से पेश हुआ है और आपको बता दें कि MOU साइन हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर मौजूद रहे और MOU भी साइन हो चुका है। तो यमुना जल विवाद पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। 32 साल का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। अब आपको बता दें कि घर घर पहुंचेगा जल, कैसे पहुंचेगा? हरियाणा और राजस्थान के मध्य जो समझौता हुआ है उसके माध्यम से अब कहीं भी सूखा दोनों राज्यों में किसी भी घर में नजर नहीं आएगा, यानी कि हर घर पर नल पानी जो है वो पहुंचता हुआ नजर आएगा। राजस्थान को
17 क्यूसेक यमुना जल मिलने वाला है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लंबे समय का इंतजार था, लंबे समय का जो सूखा था, वो अब दोनों राज्यों में समाप्त हो गया है। इसमें राज्य की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो हरियाणा के 5 जिले और उसके साथ साथ राजस्थान की अगर हम बात करें तो चूरू जैसे जिले यहाँ पर शामिल हैं। हथनीकुंड हसियावास के बीच भी 3 पाइपलाइन है और ये आपस में जुड़ते हुए किस तरह से दोनों राज्य नजर आएंगे। जल सुरक्षा विकास की दिशा में ये बहुत ही जरूरी था और बहुत ही अहम कदम है। पेयजल संकट इससे मिटता हुआ नजर आएगा। भूजल गिरावट की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक राज्य में अधिक पानी होता है, दूसरे राज्य में कम पानी होता है, लेकिन इस तरह के जो समझौते होते हैं उससे साफ तौर पर दोनों ही राज्यों की प्यास बुझती हुई नजर आएगी। दोनों राज्यों की किस तरह से प्यास बुझेगी, 3 दशक पुरानी जो ये समस्या है इसका क्योंकि हल निकल चुका है। इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, एक बार पहले आपको वो सुनवाते हैं। 3 दशक पुरानी समस्या जो लोगों की प्यास और भूमि की प्यास से जुड़ी हुई थी, इसका समाधान होने जाता है। इन नई परियोजना से जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 MCM पानी यमुना, पश्चिम यमुना नहर से 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से राजस्थान की कृत्रिम बनाई हुई झीलों में पहुंचाया जाएगा। ये 3 पाइपलाइनों का व्यास 3.6 मीटर से ज्यादा है। राजस्थान और हरियाणा दोनों की प्यास बुझाने का प्रयास हो रहा है। और आइए अब आपको दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री के बयान भी सुनवा देते हैं। इस ऐतिहासिक समझौते से जुड़ी हुई क्या कुछ बात उन्होंने कही है, सुनिए। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। इस 3 दशक पुरानी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल राजस्थान लाया जाएगा। इस पाइपलाइन से न सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र बल्कि हरियाणा में भी 10 स्थानों पर पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ बनने वाली सड़क से हरियाणा में भी खुशहाली आएगी। पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। पानी जो राजस्थान में जाएगा मानिए वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा। जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। तो हरियाणा और राजस्थान के मध्य हुआ है ये ऐतिहासिक समझौता और साफ तौर पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री को आपने सुना, जो कि कह रहे थे कि किस तरह से अब हर घर जल पहुंचेगा और जो कि सरकार की प्रतिबद्धता भी है। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज यादव इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जब होती है तो किस तरह से परिणाम निकल करके सामने आते हैं। लंबे समय से जो सूखे की मार झेल रहे थे राज्य, अब दोनों ही राज्यों के बीच में जब MOU हुआ है तो निश्चित तौर पर हर घर जल की जो प्रतिबद्धता सरकार की है वो पूरी होती हुई भी नजर आएगी। देखिए संध्या, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है और सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे समय से जो एक समस्या चली आ रही थी राज्यों के बीच में, उसका समाधान निकला है। और समाधान निकला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है, अगर कोई भी विवाद राज्यों के बीच में है तो वो विवाद संवाद के माध्यम से उसका समाधान होना चाहिए। और उसी के तहत ये समझौता भी हुआ है और दोनों राज्यों के बीच में ये समझौता पत्र पर कल हस्ताक्षर भी हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। अब हम इसको आसान शब्दों में समझें तो मामला ये है कि 1994 में ये समझौता 5 राज्यों के बीच में तो हो गया कि यमुना का जो जल है उसका बंटवारा किस राज्यों को मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान से यमुना होकर नहीं निकलती, ऐसे में यमुना का पानी, पीने का पानी राजस्थान तक पहुंचाना पिछले 3 दशकों में अभी तक जमीनी स्तर पर पूरा नहीं हो सका था। और उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि यमुना जो निकलती है उत्तराखंड से निकलती है, हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से से होकर जो है प्रयागराज की तरफ जाती है। ऐसे में इसका जो पानी का जो बंटवारे का खर्च आएगा राजस्थान को देने का, आखिर वो किस तरीके से वहन किया जाएगा। और कुछ इस तरह की आशंकाएं भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को थी कि कहीं उनके हिस्से का पानी कम ना पड़ जाए। लेकिन ये समझौता क्योंकि अब संवाद के माध्यम से हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हथनीकुंड बैराज जो हरियाणा के इलाके में आता है, वहां से ये पानी सीधा
3 पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को जाएगा और राजस्थान के वो इलाके जो सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित हैं, चाहे चूरू की बात करें, झुंझुनू है, उन इलाकों के अंदर, भिवानी के अंदर ये पीने का पानी वहां पर पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल अनुज, कुल मिलाकर के राजस्थान के तमाम जिले जो कि सूखे से ग्रस्त नजर आ रहे थे, लेकिन अब वहां पर इस तरह की समस्या नजर नहीं आएगी क्योंकि हर व्यक्ति को पीने का स्वच्छ जल मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात वाहन, पर्यावरण और ईवी पॉलिसी की करते हैं। दरअसल दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लॉन्च हो गई है जो कल से लागू हो रही है। यानी अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको मिलेगी बम्पर छूट। इस ईवी नीति में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ग्रामीण सेवा आदि को शामिल किया गया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं वाहन खरीदने के बारे में तो अब आपको मिलने वाली है बम्पर छूट। आपको बता दें कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 लॉन्च हो गई है जो कि कल से यानी कि 1 जुलाई से लागू होगी। 1 जुलाई 2026 से ये नीति को लागू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके बारे में जानकारी दी है। 31 मार्च 2030 तक ये पूरी की पूरी योजना जो है वो प्रभावी रहेगी और 1 जनवरी 2027 से नए ऑटो और साथ ही साथ N1 गुड्स कैरियर केवल ईवी ही होंगे। ये बात भी कही गई है। 1 अप्रैल 2028 से नए 2 पहिया वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे, यानी कि आपको बम्पर छूट भी मिलेगी। सरकार आपको सहयोग करती हुई भी नजर आएगी और इसका सीधे सीधे मकसद है कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सहेज सकते हैं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बना सकते हैं। और यही वजह है कि इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अब बम्पर छूट भी आपको ईवी खरीदने पर मिलती हुई नजर आएगी। सभी श्रेणी के वाहनों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आप चाहे 2 पहिया वाहन खरीद रहे हैं, 3 पहिया वाहन खरीद रहे हैं, 4 पहिया वाहन खरीद रहे हैं, यानी कि इसमें सभी श्रेणी के वाहनों को शामिल किया गया है। हल्के मालवाहक ट्रक को भी इसमें शामिल किया गया है जिन्हें छूट मिलती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। ग्रामीण सेवा वाहन को भी इस पूरी की पूरी स्कीम में, इस पूरी योजना में शामिल किया गया है। यानी कि सभी प्रकार के ईवी वाहनों को प्रोत्साहन देना सरकार का सीधे सीधे मकसद है, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, पर्यावरण को सुखद बनाया जा सकता है, सुरक्षित बनाया जा सकता है और आपकी और हमारी जान को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। अब कितनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि, एक बार जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि इसका लाभ सीधे सीधे आपको ही मिलने वाला है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की पूरी तरह से इसके माध्यम से छूट मिलती हुई नजर आएगी। जी हाँ, 4 व्हीलर 30 लाख रुपए तक की ही एक शोरूम कीमत है और इसके अलावा ईवी खरीद पर 1 लाख तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 2 पहिया वाहनों की बात करें तो 30,000 तक, 50,000 तक, N1 ट्रक खरीद पर 1 लाख तक, वाहन स्क्रैप पर 50,000 से लेकर के 1 लाख तक। यानी कि साफ तौर पर दिल्ली सरकार का ये मानना है कि जब हम इसे प्रोत्साहित करेंगे, ईवी का जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग बढ़ेगा तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह पाएगा, पर्यावरण को हम सहेज सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार इसके लिए महत्वपूर्ण योजना लेकर के आई है और सरकार का मानना है कि हम प्रोत्साहन राशि देंगे ताकि वाहन चालक भी प्रोत्साहित हों। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सरकार भी आपका साथ देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 4 व्हीलर 30 लाख रुपए तक की
जो शोरूम कीमत है उसमें आपको छूट मिल सकती है। इसके अलावा ईवी खरीद पर 1 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी। तो पहला राज्य दिल्ली कहा जा रहा है कि ऐसा है जो सबसे ज्यादा सब्सिडी देता हुआ नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर इस पूरी योजना का ऐलान किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से वो दिल्ली वासियों के लिए काम कर रही हैं और पर्यावरण को सहेजने के लिए भी आगे बढ़ रही हैं। अब आपको ये भी बता दें कि 15,000 करोड़ रुपए का लाभ दिल्ली वासियों को किस तरह से मिलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, खरीद तक सीमित है नहीं है ये पूरी की पूरी पॉलिसी, बल्कि 30,000 से ज़्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट भी इसके लिए विकसित किए जाएंगे, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो आपको चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके भी योजना तैयार की गई है और इसके लिए भी तय किया गया है कि आखिर कितने चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर भी साफ तौर पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस की जब ज़रूरत होगी तो फिर इसका विस्तार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। 30,000 से ज़्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट विकसित करने का यहाँ पर ऐलान भी किया गया है। अब ईवी पॉलिसी को लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं। ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री को आपने सुना, जो साफ तौर पर बता रही थी कि ईवी का चालन जब सड़कों पर होगा तो किस तरह से सुरक्षित सफर आप कर सकते हैं। और भी ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट लेते हैं। गिरीश, देख रहे हैं हम कि लगातार किस तरह से दिल्ली वासी जो हैं वो पॉल्यूशन की मार झेल रहे थे, लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार लगातार इस ओर कदम बढ़ा रही है कि कैसे दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है, और उसी में ये अहम कदम है ईवी को लेकर के। जी संध्या, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली सरकार कर रही है। आपने देखा उसके वर्षों के अंदर दिल्ली के अंदर कितना हो गया था, सांस लेने तक दिक्कतें नहीं थी। ऐसे में देखा सरकार आई है इसको सबसे पहले दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी के लिए एक तैयार किया, लोगों से अच्छी करी, लोगों से सुझाव मांगे। करीब 1 महीने में ये पोर्टल पर चला, इस पॉलिसी को किस तरह और बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए 1 महीने के समय के अंदर लोगों के सुझाव दिए गए थे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने और कैबिनेट के अंदर अपनी ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई से लेकर अगले 4 वर्षों तक। बिल्कुल गिरीश, ये 1 जुलाई से पूरी की पूरी योजना लागू होगी और वाहन चालक जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें प्रोत्साहन राशि के माध्यम से और भी प्रोत्साहित करते हुए दिल्ली सरकार नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात फीफा विश्व कप 2026 की करते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में आज फ्रांस और स्वीडन के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें अंतिम 16 में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। ग्रुप चरण में फ्रांस ने आक्रामक फुटबॉल और मजबूत रक्षा पंक्ति के दम पर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि स्वीडन ने अनुशासित खेल और प्रभावी जवाबी हमलों के सहारे नॉकआउट तक का सफर तय किया है। नॉकआउट चरण में हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना है, इसीलिए दोनों टीमें कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहेंगी और इससे बचती हुई नजर आएंगी। इस मैच की विजेता टीम क्वार्टर फाइनल की दौड़ में आगे बढ़ेगी, जबकि हारने वाली टीम का विश्व कप अभियान समाप्त हो जाएगा। तो आइए ग्राफिक के जरिए कुछ खास बिंदु आपके साथ कर लेते हैं साझा फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े हुए। तो अंतिम 16 में ब्राजील की शानदार एंट्री हो गई है। ब्राजील ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 में जापान को 2-1 से मात दी है। ब्राजील ने राउंड ऑफ 32 में जापान को 2-1 से शिकस्त दी। ब्राजील के लिए गैब्रियल मार्टिनेली ने विजयी गोल दागने का काम किया है। काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026। इंजरी टाइम में मार्टिनेली बने ब्राजील के हीरो, क्योंकि किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को आगे ले जाने का काम किया, साफ तौर पर उनके प्रदर्शन से ये समझ में आता है। जापान की चुनौती खत्म, ब्राजील का
खिताबी सपना जो है लेकिन वो अभी भी बरकरार है, अभी भी बना हुआ है। शानदार संघर्ष के बावजूद जापान का सफर यहाँ पर थमता हुआ नजर आया है। तो फीफा वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं जहां रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। फ्रांस बनाम स्वीडन आज रात 2:30 बजे से होगा। इसके बारे में भी आपके साथ जानकारी करते हैं साझा, क्योंकि ये मैच भी काफी रोमांचक रहने वाला है। आज रात 2:30 बजे से खेला जाएगा ये मैच और नॉकआउट में भिड़ने वाली है यूरोपीय दिग्गज टीम और अब तक 23 बार ये भिड़ चुके हैं। फ्रांस ने 12 मैच जीते हैं और स्वीडन की अगर हम बात करें तो 6 मैच जीते हैं और वहीं 5 मैच जो हैं वो ड्रॉ रहे हैं। तो आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 काफी रोमांचक मोड़ पर है और प्रशंसकों का उत्साह भी लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो आज भी देखिएगा ये रोमांचक मुकाबला और इसके साथ ही मुझे दीजिए न्यूज़ पंच से इजाजत और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।